हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। माई सेल्फ पारस ठाकुर एंड आई थिंक वो तो आपको पता ही है। यस, तो अभी हम डीपीपी की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आगे की जर्नी क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 40 तक करना है। तो उसमें रॉल्ट लॉ, उसका एप्लीकेशन, ठीक है, बबल पॉइंट कर्व, ड्यू पॉइंट कर्व, वो सारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आपने आरएलवीपी तक पढ़ लिया है, ठीक है, एजियोट्रोप्स, डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, वो सारे सारे केसेस अगर आपने पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप डेफिनेटली इस डीपीपी को, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 11 से 40 तक सॉल्व कर पाएंगे। और ऑलरेडी हमने थ्योरी में काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है, बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी किए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए, ऑब्जेक्टिव भी किए, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो अब आई थिंक आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आफ्टर सॉल्विंग ऑल दोज गुड क्वेश्चंस इन द थ्योरी फर्स्ट। चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू। एंड हाँ, अभी आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई देगी, तो जस्ट फोकस ऑन माई वॉइस, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका फोकस टोटली आई थिंक मेरी वॉइस पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए ऑलरेडी। और अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया ना डीपीपी, तो पहले सॉल्व कर लो टाइमर लगा के अपने साथ। ऐसा मत करो कि मैं अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर यहाँ सोल्यूशन देख रहे हो, वो मत करो। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 40 तक एक बार बैठ के सॉल्व कर लो, फिर देखो आपकी स्पीड क्या बनती थी, उसमें कितने आपने गलतियां की, और जो जो गलतियां की हैं फिर उन्हीं क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको चेक करने की जरूरत है। अदरवाइज जो क्वेश्चन आपके सही हो गए उनमें दोबारा से उनको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Which of the following behavior is true about the ideal binary liquid solution of liquid A and B if P naught A is less than P naught B? देखिए, तो हमारे पास पहली बात आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन दिया हो, मतलब रॉल्ट लॉ परफेक्टली यहाँ पे एप्लीकेबल है। P naught A कम है, P naught B ज़्यादा है। ओके, तो इन दैट केस ये आ जाएगा एक, लगभग कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका P naught B एंड दिस इज योर P naught A। तो P naught A कम है ना, तो और P naught B ज्यादा है, तो B इज मोर वॉलेटाइल। ठीक है, और यहाँ पे आपका x एक्सिस के अबाउट मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये PA और ये PB का ग्राफ और ये P टोटल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो एज पर रॉल्ट लॉ। तो प्लॉट ऑफ P टोटल वर्सेस XA इज नॉन लीनियर। देखिए, P टोटल वर्सेस XA, अगर आप रॉल्ट लॉ की इक्वेशन जानते हैं तो PT इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ना, P नॉट B प्लस XA इंटू P नॉट A माइनस P नॉट B। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा इज इक्वल टू C प्लस MX। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपको, ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो PT वर्सेस XA का ग्राफ जो था ये तो लीनियर था, इन्होंने बोला है कि नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ये तो बात गलत होगी। सेकंड पॉइंट देखिए, प्लॉट ऑफ P टोटल वर्सेस XB इज लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप। हाँ, तो जैसे XA लिखा था इसकी जगह आप XB वाला भी लिख सकते हो एक्सप्रेशन। तो P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट B माइनस P नॉट A, ऐसे भी लिख सकते हैं आप रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर अगर आप PT को XB से के साथ प्लॉट करेंगे तो इट विल बी अ पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है ये? यस, तो वैसे भी देख लो ना, इस मोल फ्रैक्शन में आपका XB यहाँ पे 1 है और यहाँ पर XB आपका 0 है। तो यस, अलोंग द एक्सिस आप एक्सिस आप XB को ले सकते हो। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन सही है। 11th क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, मैक्सिमम बच्चों ने कर ही लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ A एंड B, YA is the mole fraction of A in the vapor phase and equilibrium, which of the following plot should be linear? Okay, Y के साथ इन्होंने प्लॉट किया हुआ है और Y वाली इक्वेशन आई थिंक आप लोगों को वो भी हमने अच्छे से डिराइव की हुई थी। ठीक है, तो चलिए Y वाले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला है P टोटल वर्सेस YA, P टोटल वर्सेस YB, 1/PT वर्सेस YA। ठीक है, तो मतलब YA के रिस्पेक्ट में PT का एक्सप्रेशन लिखना है। तो आपको पता है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, राइट, एंड PT इंटू YA इज इक्वल टू P नॉट A XA। तो यहां से आपका XA कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा PT इंटू YA अपॉन P नॉट A, और XB कितना आ जाएगा PT इंटू YB अपॉन P नॉट B, और XA और XB मिला के 1। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन था XA, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के मैंने यहाँ पुट की, सिमिलरली मैंने XB लिखा, तो ये आपका आ जाएगा। और यहाँ PT को कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं हम, तो अच्छा PT को तो मेरे को लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है, तो PT को कॉमन लेके आपका तो 1/PT भी है ना यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो PT को कॉमन लेके बाहर ले जाओ,
तो वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी टी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो ये आ ही रही है। तो इसको अगर मैं वाई ले लूँ और किसके साथ लीनियर आएगा, अच्छा एक वाई ए है, ओके वाई ए भी है यहाँ पे, वाई बी है, वाई बी भी है ना। तो पी टोटल वर्सेस वाई ए तो नहीं हो रहा, 1 अपॉन पी टी वर्सेज आ रहा है। तो पहली ऑप्शन आउट हो गया, सेकंड ऑप्शन भी आउट हो गया। अब 1 अपॉन पी टी वर्सेज वाई ए, हाँ जी 1 अपॉन पी टी वर्सेज वाई ए के साथ आ सकता है। तो इसको ये एम एक्स प्लस सी आ जाएगा ये, ओके। तो डेफिनेटली ये आपके लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। देन क्वेश्चन नंबर 13, एट 323 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिथेनॉल इथेनॉल सॉल्यूशन। देखिए मिथेनॉल इथेनॉल दोनों में सिमिलर नेचर का अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, क्योंकि दोनों एच बॉन्डिंग करते हैं। तो सिमिलर फोर्सेस होने की वजह से डेफिनेटली दे विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो रॉल्ट लॉ कंप्लीटली एप्लीकेबल होगा नाउ। तो P इज इक्वल टू 120x प्लस 140। तो इसको अगर आप रॉल्ट लॉ के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा ये देखिए, x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, ओके। तो एक काम करते हैं, मिथेनॉल को A ले लेते हैं, इथेनॉल को ए बी की जगह ना, मिथेनॉल को M लेते हैं, इथेनॉल को E लेते हैं। तो P टोटल इज इक्वल टू, और x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, ओके। तो ये आ जाएगा P नॉट इथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इंटू P नॉट मिथेनॉल माइनस P नॉट इथेनॉल। ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे हम। अब इसको कंपेयर करो गिवन डेटा से। तो P इज इक्वल टू ये आ जाएगा 140 प्लस x इंटू 120, ओके। तो मतलब जो डिफरेंस है वो 120 है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि P नॉट इथेनॉल इज इक्वल टू 140 और P नॉट मिथेनॉल माइनस P नॉट इथेनॉल इज इक्वल टू 120। तो बेटा P नॉट मिथेनॉल कितना रहेगा, 120 प्लस P नॉट इथेनॉल दैट इज 140, ठीक है। तो P नॉट मिथेनॉल इज 260। तो P नॉट इथेनॉल पूछा गया है, तो इथेनॉल कितना है हमारे पास, अरे ये तो 140 है, तो डायरेक्टली ये तो यार बहुत ही सिंपल सा था। नहीं किसका पूछा है, मिथेनॉल इथेनॉल, इथेनॉल पूछा है ना। तो सॉरी या so that's why I took a pause for the sneezing. yes, तो इथेनॉल का एक सेकंड फिर से को कंपेयर करते हैं। P इज इक्वल टू P नॉट इथेनॉल प्लस x ऑफ मिथेनॉल इंटू P नॉट मिथेनॉल माइनस इथेनॉल M माइनस E इज इक्वल टू 120 आ रहा है, दैट इज राइट। मिथेनॉल का 140 है, दैट इज राइट। तो मिथेनॉल 260 आ रहा है ना, तो इथेनॉल की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 140 है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन है, पर आंसर की में इन्होंने सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ गलत गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब चेक कर लेना, आंसर की में भी गलतियां हो सकती हैं इस तरह की, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, बट हाँ सिली मिस्टेक हो जाती है इस तरह से, है ना। कंपैरिजन में आपने वहाँ मिथेनॉल लिखना था, इथेनॉल लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 88 डिग्री सेल्सियस इज 960। तो प्योर बेंजीन, तो P नॉट बेंजीन इज 960 mm एंड दैट ऑफ टॉल्यूइन, तो P नॉट टॉल्यूइन इज सेम टेम्परेचर पे आपका 380 है, ओके। तो बेंजीन ज्यादा है, तो बेंजीन आपका मोर वॉलेटाइल है, लेक्चर में भी मैंने पीछे पढ़ा था ये, फाइन। 380 mm ऑफ बेंजीन, 1 सेकेंड देखें, तो इन्होंने ये mm ऑफ मर्करी की जगह mm ऑफ बेंजीन लिया हुआ है, ओके दैट इज इंटरेस्टिंग। इसको ध्यान से कर पढ़ लेते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 88 डिग्री सेल्सियस 960 mm, ठीक है जी, एंड दैट ऑफ टॉल्यूइन एट सेम टेम्परेचर 380 mm ऑफ बेंजीन, एट व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन द मिक्सचर विल बॉयल एट 88 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब ये इन्होंने यहाँ पर लिखने में ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है पोपट डेफिनेटली कर दिया हुआ है, और पोपट ये हुआ कि इन्होंने यहाँ पे इसको mm ऑफ बेंजीन नहीं लिखना था, जैसे लिखना है mm ऑफ मर्करी, ठीक है। क्योंकि जब बॉइलिंग की बात आ रही है तो कोई भी मिक्सचर बॉयल कब होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आपका वेपर प्रेशर बनता है। तो फॉर बॉइलिंग, तो ये करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर बेंजीन की जगह यहाँ पे आपका मर्करी आएगा,
ओके तो बॉइलिंग के लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो भी टॉल्यूइन बेंजीन का जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो रॉल्ट लॉ परफेक्टली एप्लीकेबल होगा, है ना। तो पी नॉट टॉल्यूइन इंटू एक्स टॉल्यूइन प्लस पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन इज इक्वल टू 760 mm आना चाहिए। तो चलिए अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है तो बेंजीन की मोल फ्रैक्शन को हम, ठीक है, ये आपका एक्स बी है तो एक्स टी को 1 माइनस एक्स बी लिख लेंगे। चलो तो पी नॉट टॉल्यूइन कितना है 380, तो 380 और 1 माइनस एक्स बेंजीन लिख लो इसको, ओके, प्लस पी नॉट बेंजीन कितना है 960, एक्स बी इज इक्वल टू 760। जस्ट सॉल्व दिस, सॉल्व करने में आपका आंसर आ जाएगा। ओके तो इसका आंसर जो आंसर ये में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का, दैट इज ए। तो आई थिंक सॉल्व करके आपका 0.655 आ भी जाएगा यहाँ से आराम से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, अगेन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, लिखा भी हुआ है। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड्स आर 106 किलो पास्कल एंड 46 किलो पास्कल। फाइन, तो एम की जगह किलो पास्कल में दिया हुआ है, दैट इज ओके। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर इन बार ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 30 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 34.2 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। अब देखो ये कोई सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल आपका सेकंड, हाँ मतलब काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आइडियल सॉल्यूशन डायरेक्टली बना रहे हैं और आपको इक्वेशन वैल्यू पुट करके निकाल देना है ना। व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 30 ग्राम, तो 30 ग्राम से आपकी क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी दोनों की। इनका आपको मोलर मास पता हो तो फिर बाकी की सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। चलिए तो वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, तो पी टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्टेन एंड वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड, तो पी नॉट हेप्टेन इज इक्वल टू 106 किलो पास्कल एंड पी नॉट ऑक्टेन इज इक्वल टू 46 किलो पास्कल। 30 ग्राम इतना ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, डन। तो ये हो जाएगा ये सॉल्व, आई थिंक ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए बिकॉज यहाँ पर आपको गिवन वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल निकालने हैं आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो पी टोटल इज नथिंग बट पी नॉट हेप्टेन कितना दिया है 106 किलो पास्कल, ठीक है, इनटू एक्स ए, एक्स ऑफ हेप्टेन वो निकाल दीजिए और ठीक है, तो एक ही की मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपको, दूसरे की तो निकल जाएगी, प्लस 46 इंटू एक्स ऑफ ऑक्टेन। तो बस एक की मोल फ्रैक्शन निकालो, तो गिवन वेट आपको पता है, मॉलिक्यूलर वेट हेप्टेन ऑक्टेन का आप आराम से निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल दोनों के निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे तो आपकी मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगी। तो एक्स ऑफ ऑक्टेन कितना आ जाएगा, मोल ऑफ ऑक्टेन अपॉन टोटल मोल, राइट। तो कैलकुलेट कर लो, तो मुझे लग रहा है कि इसमें आंसर में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो आंसर के अकॉर्डिंग आंसर दिया है डी, जस्ट कंफर्म कि आपका आंसर सही आ रहा है। इन्होंने बार में लिया हुआ है तो बार का कुछ भी नहीं है, 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ किलो पास्कल, सॉरी नॉट जस्ट पास्कल, हाँ ओके। तो 1 बार इज 10⁵ पास्कल, दैट इज 100 किलो पास्कल। बस तो कन्वर्जन आपकी हो जाएगी आराम से। क्वेश्चन नंबर 16, बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर 75 एंड 25। तो पी नॉट बेंजीन इज 75, पी नॉट टॉल्यूइन इज 25 एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर का हमने कुछ नहीं करना है। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इन द वेपर आर 0.75 0.25 रिस्पेक्टिवली, द वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन इज। इतना सिंपल क्वेश्चन कोई पूछ सकता है क्या? इज देयर एनी, मतलब इसमें कोई हिडन वो तो नहीं है? फिर से देख लीजिए इसको, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर गिवन, फाइन, विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इन द वेपर, यस यस यस, दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लिक्विड की नहीं दी है, वेपर की दी हुई है, ठीक है। तो वही आपको वही इक्वेशन लगानी है 1/pt। तो पीछे हमने क्या इक्वेशन निकाली थी, 1/pt YA अपॉन P नॉट ए, Y ऑफ बेंजीन अपॉन P नॉट बेंजीन, Y ऑफ टॉल्यूइन अपॉन P नॉट टॉल्यूइन। बस इसमें वैल्यू पुट करिए, सारी वैल्यू आपको दी है। तो Y ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.75 है, तो दिस वैल्यू इज 0.75
दिस वैल्यू इज 0.25, पी नॉट बेंजीन आपको दिया है 75, दिस इज 25, तो ये तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन 16th डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द हीट ऑफ मिक्सिंग इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो। अप्रॉक्सीमेटली जीरो डेल्टा एच मिक्सिंग कब होता है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन कब होता है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। देखिए, तो पहला वाला आपका जो है एस्टर और CHCl3, तो इनके बीच में क्या आपको लग रहा है सिमिलर तरह की फोर्सेस आ रही हैं? और बहुत डिफरेंट फैमिलीज है ना ये, तो इनके बीच में सिमिलर फोर्सेस का तो नहीं लग रहा स्कोप। एसिडिक एसिड और वाटर, देखिए एसिड और वाटर के बीच में अच्छी एच बॉन्डिंग हो जाती है, तो जब आप एसिड और वाटर लेते हैं ना, मोस्टली दे रिजल्ट इन नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि स्ट्रॉन्गर फोर्सेज आती हैं। इथेनॉल मिथेनॉल ऑब्वियस सी बात है, दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सेम कैटेगरी अल्कोहल की कैटेगरी के दोनों है। देन क्वेश्चन नंबर 18, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ एक्सेप्ट। ओके, कौन पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो कर रहा है ये बताना है बस यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, डाइथाइल ईथर और HCl, ओके, CCl4 और CH3OH, ठीक है। अब देखो कौन कौन पॉजिटिव डेविएशन हमारे को बिल्कुल क्लियर है। एक तो ये पॉजिटिव डेविएशन अल्कोहल और वाटर, क्यों? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अल्कोहल और वाटर के बीच में तो एच बॉन्डिंग होती है, दैट इज राइट, पर जितनी अच्छी एच बॉन्डिंग वाटर के बीच में होती है उतनी अच्छी अल्कोहल और वाटर के बीच में नहीं होती है ना। तो प्योर सॉल्वेंट के बीच में जितनी अच्छी थी उतनी सॉल्वेंट के बीच में नहीं हो पा रही है, तो अल्कोहल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब देखो ये अल्कोहल और CHCl3 के बीच में क्या होगा? अगेन यहां पर पॉजिटिव डेविएशन आना है, क्यों? क्योंकि इस केस में भी जितना जितना अल्कोहल के बीच में एच बॉन्डिंग हो रही है उतनी CHCl3 क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल के बीच में नहीं हो पाएगा, तो ये भी आपको पॉजिटिव डेविएशन में आएगा, ठीक है। एंड क्योंकि C आपको पॉजिटिव डेविएशन, तो बेटा B भी आपका पॉजिटिव डेविएशन ही हुआ, तो फिर A ही हुआ आपका जो पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो कर रहा है। अब A के केस में क्या होगा? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? दिस इज डाइथाइल ईथर और HCl, ठीक है। तो डाइथाइल ईथर और HCl के बीच में किस तरह की इंटरेक्शन हो सकती है? देखिए दो HCl के मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग होती है क्या? नहीं, एच बॉन्डिंग नहीं होती है। HCl के बीच में डाइपोल फोर्सेज आती हैं, और दो ईथर के बीच में भी क्या होता है? डाइपोल फोर्सेज आती है। पर अगर एक ईथर और एक HCl लेंगे आप, तो उनके बीच में थोड़ी ज़्यादा बेटर अट्रैक्टिव फोर्सेज आती है, यहाँ का H और यहाँ का वो आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उतनी अच्छी एच बॉन्डिंग होगी, पर फिर भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि HCl के हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है, और एच बॉन्डिंग करने के लिए आपको हाइड्रोजन ही क्यों काम आता है? छोटा होता है साइज में कंपैरेटिवली, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि क्यों वो अच्छी डाइपोल फोर्सेज मतलब वहां पर आती हैं, जिनको हम एच बॉन्डिंग बोलते हैं। तो एच बॉन्डिंग इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल फोर्सेज। तो ऑब्वियसली ईथर और HCl के बीच में जो डाइपोल फोर्स आएंगी वो प्योर ईथर और प्योर HCl के बीच की फोर्सेज से कंपैरेटिवली बेटर हैं, तो दिस गिव्स अ नेगेटिव डेविएशन। तो ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 19, देखो 19 में क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स A, जिसका P नॉट भी दिया हुआ है, X भी दिया हुआ है, एंड B उसका दोनों दिया, ओह सब कुछ दिया हुआ है। तो एज पर रॉल्ट लॉ कितना आना चाहिए? एज पर रॉल्ट लॉ जो टोटल प्रेशर है वो कितना आना चाहिए बच्चे? दिस इज 80 इंटू 0.4 प्लस 120 इंटू 0.6, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी 24 और 48 72, ओके 104, ठीक है। ये 104 mm आ रहा है आपका, एंड ठीक है, तो ये 104 आ गया। बट इन्होंने बोला है कि इसका जो वेपर प्रेशर एक्चुअल आ रहा है, कैलकुलेटेड नॉट कैलकुलेटेड, रियल, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि पेट्रोल कैलकुलेटेड तो 104 आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल जो आपका 100 है। तो सिंस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपकी रॉल्ट लॉ की वैल्यू है वो
एक्चुअल से ज़्यादा है, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो आपकी वो कम आ रही है, तो रॉल्ट लॉ से हम कम आ रहा है प्रेशर, एक्चुअली 100 आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज शोइंग अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो 19 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 दोनों इकट्ठे कर लेंगे। When 25 ml of CCl4 and 25 ml of toluene is mixed, the total volume of the solution will be, अब देखो नॉर्मली जो आप बोलते हैं ना सर 25 ml, तो सर 50 ml होना चाहिए, पर ये तब होगा जब आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। देयर इज नो गारंटी, क्योंकि यहाँ पर CCl4 और टॉल्यूइन के बीच में कोई डायरेक्टली सिमिलर अट्रैक्टिव फोर्सेज तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है कि डेविएशन कौन सी बन रही है, पॉजिटिव डेविएशन बन रही है या नेगेटिव डेविएशन बन रही है। अब देखो टॉल्यूइन के बीच में आपकी वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज, डिस्पर्सिंग फोर्सेज आ जाएंगी। CCl4 में अब क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेज तो नहीं एग्जिस्ट करने वाली हैं, बट फिर भी दो CCl4 मॉलिक्यूल आपस में थोड़ी पोलैरिटी, तो इंडिविजुअल बॉन्ड में तो पोलैरिटी है ना। CCl4 का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, दैट इज फाइन, बट इंडिविजुअल बॉन्ड में पोलैरिटी है, तो बेटा दो CCl4 के बीच में फिर अच्छी अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी। पर CCl4 और टॉल्यूइन को मिक्स कर दोगे तो उनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि टॉल्यूइन में तो कोई इंडिविजुअल पोलैरिटी भी नहीं अंदर, तो इनको मिक्स करोगे, जबकि दो टॉल्यूइन भी आपस में खुश हैं, टॉल्यूइन के दो मॉलिक्यूल आपस में खुश हैं, दोनों के बीच में अच्छी वॉन्डरवॉल फोर्सेज, डिस्पर्सन फोर्सेज चल रही हैं, फाइन। CCl4 के बीच में डाइपोल थोड़ा बहुत तो चलेगा, पर इन दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि CCl4 में इंडिविजुअल डाइपोल है, पर टॉल्यूइन में इंडिविजुअल डाइपोल नहीं है। तो दिस विल गिव यू अ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले से वीक होंगी, तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहना चाहेंगे, तो 50 ml से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो डेल्टा V मिक्स जो है आपका, दैट इज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 आता है। डेल्टा H मिक्स भी ग्रेटर देन 0 आता है। डेल्टा S मिक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि मिक्सिंग पे यार एंट्रोपी बढ़ती है। और डेल्टा G मिक्स वो आपका लेस देन 0 होता है, क्योंकि अगर मिक्सचर बन रहा है तो मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, तो डेल्टा G आपका नेगेटिव आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, the immiscible liquid system containing aniline water boils at 98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इमिसिबल का भी आपको बताया मैंने, है ना, उसमें क्या होता है, तो स्टीम डिस्टिलेशन में काम आता है वो, सेम प्रिंसिपल। तो इमिसिबल में चलिए देख लेते हैं पहले पूरी स्टेटमेंट क्या है। 98 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है अंडर अ प्रेशर ऑफ 760 mm। अच्छा ठीक है, तो जो वैसे ये 760 mm का प्रेशर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता था, अभी 98 पे पहुंच गया, ठीक है, थोड़ा सा कम पे पहुंच गया, दैट इज अंडरस्टूड, क्योंकि इमिसिबल सिस्टम है, यही होता है, दो तरफ से कंट्रीब्यूशन मिल जाती है हमें। एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 700, ठीक है, तो P0 ऑफ वाटर इज 700, तो जो 60 का बाकी कंट्रीब्यूशन आया होगा वो कहाँ से आया होगा, वो एनिलीन से आया होगा, तो मतलब P0 एनिलीन मस्ट हैव बीन 60 mm, ठीक है। इफ द एनिलीन इज डिस्टिल्ड इन स्टीम एट 98 डिग्री सेल्सियस, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ द डिस्टिलेट विल बी एनिलीन। ठीक है, तो P0 हमारे को दोनों के पता लग गए, एंड द एनिलीन इज डिस्टिल्ड इन स्टीम एट 98 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास जो कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में एक्चुअली क्या थी, इसमें एनिलीन थी रखी हुई, तो एनिलीन को थोड़ा डिफरेंट कलर से शो करेंगे हम, ठीक है, एनिलीन डिफरेंट हो गया, वाटर डिफरेंट हो गया, दो अलग अलग लेयर बन जाएंगी, फाइन। तो एनिलीन की डिस्टिलेशन आप कर रहे थे, इसको हम हीट कर रहे थे, और यहाँ से वेपर जनरेट होंगे, तो वेपर जनरेट दोनों के होंगे, एनिलीन और वाटर के, और मिला के वो 760 का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसमें से 700 कंट्रीब्यूशन पानी की तरफ से आ रहा है, 60 कंट्रीब्यूशन एनिलीन की तरफ से आ रहा है। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ डिस्टिलेट विल बी एनिलीन। अब देखो यहाँ से ये जो डिस्टिलेट जाएगा, मतलब ये वेपर्स कलेक्ट करके हम आगे ठंडे करके इसको कलेक्ट कर लेंगे, फाइन। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ मोल हैं उनकी प्रोपोर्शन क्या क्या है। अब देखो इमिसिबल में क्या होता है कि P0 ऑफ वाटर अपॉन P0 ऑफ एनिलीन इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ एनिलीन। ये इक्वेशन हमने क्लास में पढ़ी भी है, ठीक है, और अच्छे से समझी भी थी कि क्यों इक्वेशन आई थी ये। तो यहाँ पर आपको दोनों का P0 वैल्यूज ऑलरेडी पता है, तो नंबर ऑफ मोल, अब देखिए व्हाट परसेंटेज बोला हुआ ना, ठीक है, देन हाँ, तो परसेंटेज मतलब हम एक रैंडम वैल्यू लेके कर सकते हैं,
व्हाट परसेंटेज विल बी देयर। चलो मोल्स की रेशियो निकालते हैं यहाँ पे। तो दिस शुड बी इक्वल टू गिवन वेट ऑफ एनिलीन, सॉरी गिवन वेट ऑफ वाटर अपॉन 18 नंबर ऑफ मोल आ गई ये, और गिवन वेट ऑफ एनिलीन डिवाइड बाय एनिलीन का मोलर मास निकालिए जरा कितना होता है, चेक। इतना तो मैंने भी याद नहीं रखा हुआ। एनिलीन is coming out to be 93, तो डिवाइड बाय 93। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के वेट का रेशियो आ जाएगा। हमें एग्जैक्टली वेट नहीं चाहिए, हमें वेट का रेशियो चाहिए, क्योंकि हमें परसेंटेज ऑफ एनिलीन निकालनी है। तो परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी उसकी, परसेंटेज ऑफ एनिलीन कैसे निकालेगी, और वो भी कौन सा परसेंटेज है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेट, वेट परसेंट ही आप निकाल रहे हो। तो परसेंटेज ऑफ एनिलीन इज एक्चुअली वेट ऑफ एनिलीन अपॉन वेट ऑफ एनिलीन प्लस वाटर इनटू 100, ये निकालना है आपको। तो हमें दोनों के इंडिविजुअल वेट नहीं चाहिए, अगर रेशियो मिल जाएगी तो रेशियो से भी काम चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको पता है, यहां से आपको वेट की रेशियो निकल जाएगी। इस रेशियो को यूज करके आगे फिर ये आप निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन सिंपल है। तो 21 का आंसर एक बार कंफर्म कर लेना सॉल्व करके, आंसर के अकॉर्डिंग सी आ रहा है, तो आई होप आपका भी सॉल्व करके आ जाना चाहिए। क्वेश्चन 22, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय, देखिए एजियोट्रोप को नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह ये आपके फिजिकल मेथड्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, इनसे नहीं हो सकता। सिर्फ केमिकल तरीके से ही एजियोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, और हमने पढ़ा भी था वो लेक्चर में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड इथेनॉल सेपरेटली, द मिक्सचर शोज। देखो अब ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो एजियोट्रोप आपके पास कितने टाइप के आते हैं, एक आपके पास आता है जी मिनिमम बॉइलिंग, राइट, और एक आपके पास आता है मैक्सिमम बॉइलिंग। तो ये बोल रहा है कि जो आपका एजियोट्रोप बन रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों से कम है, मतलब समथिंग लाइक दिस। ओके, ये आपका एक कंपोनेंट आ गया, ये आपका दूसरा कंपोनेंट आ गया है, टेम्परेचर वर्सेस एक्स आ गया ये, फाइन। तो एक का बॉइलिंग पॉइंट ये है, दूसरे का ये है, और जहां आप एजियोट्रोप बन रहा है वो ये है। तो ऑब्वियसली एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है, तो ये किस कैटेगरी का हुआ, ये हुआ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब है कि काफी कम टेम्परेचर पे ये बॉइल हो जाएगा। तो ये वेपर क्या देगा, बहुत ज्यादा देगा, ज्यादा वेपर देगा तो वेपर प्रेशर इसका कंपैरेटिवली काफी हाई होगा, हाई होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी हाई होगा, तो दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव डेविएशन देगा। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो है वो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, मतलब वेपर आसानी से नहीं बन रहे, वेपर आसानी से नहीं बन रहे तो कम वेपर बनेंगे, तो कम वेपर प्रेशर आएगा, कम कम वेपर प्रेशर आएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव डेविएशन निकलेगी वो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स प्योर कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जब हम दो कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही क्लोज हो और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर हो, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जब थोड़ा क्लोज होती है वैल्यूज। अगर काफ़ी डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तब तो आप सिंपल डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हो। ओके, देखो अब प्योर कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके ये बेंजीन आ गया आपका, दैट इज टॉल्यूइन, फाइन। आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट है, H2 HCl, बट ये दोनों तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो पानी से रिएक्ट कर जाएगा, नेगेटिव डेविएशन देगा स्ट्रांगली। H2 HNO3 ये नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, ये वाला पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है। तो अगर आपको प्योर कंपोनेंट में सेपरेट करना है, इन दैट केस इट शुड बी कैसा होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, बाकी तीनों में क्या आ रहा है, लास्ट वाले में आपके पास पॉजिटिव डेविएशन आ रही है, सेकंड वाले में आपके पास नेगेटिव है, थर्ड वाले में भी आपके पास नेगेटिव डेविएशन है।
ठीक है, तो हमारे को एक आइडियल सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 25, प्योर वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन एंड नाइट्रिक एसिड एट 359 केल्विन। द एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नाइट्रिक एसिड बॉइल्स एट 393। देखिए, तो एजियोट्रोप जो है वो दोनों से ही हायर पे जा रहा है, तो मतलब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बन रहा है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जा रहा है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बन रहा है। तो ऑन डिस्टिलेशन ऑफ द एजियोट्रोप मिक्सचर, अब यार एजियोट्रोपिक मिक्सचर को अगर आप डिस्टिल करते भी हैं तो जो वेपर की कॉम्पोजिशन होती है वही लिक्विड की कॉम्पोजिशन होती है, इसीलिए तो एजियोट्रोप को डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता अपने कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है लिक्विड में भी वेपर में भी। तो ये बोल रहा है प्योर नाइट्रिक एसिड विल डिस्टिल ओवर फर्स्ट, गलत। प्योर वाटर, गलत। वन ऑफ देम विल डिस्टिल ओवर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर, होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कर ही नहीं सकते ना। बोथ ऑफ देम विल डिस्टिल ओवर इन द सेम कॉम्पोजिशन एज दे आर इन द मिक्सचर। एग्जैक्टली, तो जो कॉम्पोजिशन लिक्विड में थी वही एग्जैक्टली वेपर में भी बनेगी। दैट इज वाई एजियोट्रोप बिहेव्स लाइक अ प्योर, मतलब कंपाउंड की तरह बिहेव करता है वो मिक्सचर, बट वो कंपाउंड की तरह बिहेव करता है क्योंकि एक यूनिक बॉइलिंग पॉइंट वो शो करता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। द रेशियो बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू। चलो अब देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन, चलो इसका एक्सप्रेशन लिख के कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास आर एल वी पी का एक्सप्रेशन क्या आता है? पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी सोल्यूशन इज इक्वल टू N1 बाय N2। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास थोड़ा सा रीअरेंज करके, है ना, क्योंकि ओरिजिनल जो आपके पास था वो तो आपका क्या था? दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये आर एल वी पी है, दैट इज एक्स सॉल्यूट। तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम ये वाला एक्सप्रेशन बना लेते थे। यस, अब इन्होंने बोला है रेशियो बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब ये डेल्टा पी, ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को यहां लेके आएंगे, तो डेल्टा पी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना रहेगा आपका? पी नॉट, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। ये दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा वो यहां से आएगा। तो ये डेल्टा पी अपॉन एक्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू पी नॉट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये हो गया 27 क्वेश्चन। देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब पानी में नमक डाल दोगे तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, आरएलवीपी आता है उसमें, है ना। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होता है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ड्रॉप करता है। अब बोल रहे नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस से फर्क नहीं पड़ेगा? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, या टेम्परेचर से तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है और इक्विलिब्रियम आपका अफेक्ट होता ही टेम्परेचर से है ना? तो टेम्परेचर का तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो ये तो पॉइंट गलत हो गया कि नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन तो डेफिनेटली काम आएगी यार, ये देखो एक्सप्रेशन में डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा इसका मोल फ्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो ज्यादा डिप्रेशन आएगा। तो डिप्रेशन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करते चले जाओगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा ड्रॉप करता चला जाएगा। तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन पे तो डिपेंडेंस बिल्कुल क्लियर है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस पर भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एक सॉल्यूट जैसे मान लीजिए ए बी है, ये टूटता है ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में। अभी कितना टूटा? 100% टूट गया, 50% टूटा, 40% टूटा, कितना टूटा उसके उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने जनरेट हुए, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल अफेक्ट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट विल अफेक्ट द आरएलवीपी। तो मेल्टिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पानी में तुम बराबर कंसंट्रेशन का नमक डाल दो या बराबर कंसंट्रेशन की चीनी डाल दो, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आएंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि नमक था कि चीनी थी, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। Question number 28, addition of 4 gram of a non-volatile solute to 54 gram of water results in lowering of vapor pressure by 1%। देखो 1% है, जो परसेंटेज वाला भी इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, राइट। तो परसेंटेज वाले में क्या करना होता है आपको? देखो, तो यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला लगा लो, आपका पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय, अब देखते हैं इसमें व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो उसमें पी एस ही कर लो, इसको N1 बाय N2 कर लो, दिस इज बेस्ट।
ठीक है, तो N1 निकल जाएगा, N1 N2 दोनों निकल जाएंगे आपके। तो N1 कितना आ जाएगा आपका 4 अपॉन मोलर मास, और N2 जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज 54 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो ये निकल गया। और पी नॉट की वैल्यू व्हाट इज द मोलर मास। हाँ, अब देखो डेल्टा पी कैसे निकलेगा। लोअरिंग हुई आपकी 1%, मतलब अगर आपका पी नॉट है 100 तो पी एस कितना है 99, सीधी सी बात। तो पी नॉट माइनस पी एस कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर इसके ऊपर 100 क्यों लें सर हम, ये तो 1% से कम हुआ है ना। ओके, तो आप इसको ऐसा कर लो, अगर 100 नहीं लेना है तो 100 लेके भी काम चल पड़ेगा। अगर आप पी नॉट ही लेते हैं उसको तो पी एस कितना आ जाएगा। अगर ओरिजिनल प्रेशर को आप पी नॉट ही लेते हैं तो पी एस कितना आएगा, 1% कम हुआ उसका, तो पी एस आ जाएगा आपका 0.99 पी नॉट, ये आ जाएगा एग्जैक्टली। तो पी नॉट माइनस 0.99 पी नॉट कितना आ जाएगा 0.01 पी नॉट डिवाइड बाय पी एस कितना है 0.99 पी नॉट। ठीक है, तो घुमा फिरा के बात वही नहीं आ गई, 1/99 ही नहीं आ गया। ठीक है, तो डिफरेंस आपका 1 है और पी एस आपका 99 है। क्लियर, तो दिस इज एक्चुअली 1/99 इज इक्वल टू 4/m डिवाइड बाई 54/18। बस सॉल्व हो गया यहाँ से, तो मोलर मास आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो 28 का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, ए ऑप्शन है। कंफर्म कर लो एक बार कैलकुलेट करके, बिकॉज लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशन, काफी क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एन एक्व सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज 0.5 मोलर। सुक्रोज देखो डिसोशिएट नहीं करता, तो सुक्रोज के लिए जो आपका वैन हाउ फैक्टर है वो आपका 1 है, कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रही यहाँ पे, और 0.5 मोलैलिटी दी हुई है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अबव दिस सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अबव दिस सोल्यूशन, ऑब्वियसली बात है पी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 25, अब देखो प्योर वाटर का 25 है। ठीक है, ओके जी, तो इसका मतलब हुआ 0.5 मोलर दिया हुआ है, तो पी नॉट दैट इज 25 माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू N1/N2। ओके, तो 0.5 मोलर का मतलब कितना होता है 0.5 मोल इन 1000 ग्राम वाटर। तो 0.5 मोल, तो भैया इसका मोलर मास कितना आ जाएगा सुक्रोज का, जल्दी बोलो। सुक्रोज का मोलर मास विल बी, जस्ट सेकंड, 342 आता है मेरे हिसाब से, पर एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस 342 ही है। ठीक है, तो 0.5 मोल, ठीक है, दैट विल बी 171 ग्राम, राइट, एग्जैक्टली। तो 0.5 मोल का मतलब वो 171 ग्राम इन कितने 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो एक्चुअली में ग्राम की जरूरत नहीं है, बट चलो ठीक है, पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने आ गए आपके पास 0.5, सॉल्वेंट के कितने हो गए 55.55, क्योंकि 1000 ग्राम में कितने मोल होते हैं पानी के 55.55। बस इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके यहाँ से आपका पीएस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो 29 का आंसर कितना आना है, दिस इज आंसर दिया हुआ ए, कंफर्म कर लो सॉल्व करके। देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड। अच्छा जी, मास फ्रैक्शन जो है डबल हो रही है, तो वो तभी होगा ना जब अमाउंट डबल होगा। इट्स मोल फ्रैक्शन इज, ठीक है, तो 30 में एग्जैक्टली मास फ्रैक्शन डबल तभी होगा जब आप अमाउंट उसका डबल करोगे, अमाउंट डबल करोगे नंबर ऑफ मोल भी डबल हो जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन भी आपकी डबल हो जाएगी, सिंपल है। क्वेश्चन 31, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, ऑब्वियसली लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, addition of a solute to a given solvent in a closed container, okay, decreases the rate of condensation, decreases the rate of evaporation, increases the rate of evaporation। देखो rate of evaporation तो बढ़ता नहीं है। सरफेस एरिया आप ऐसे समझ लो कि सरफेस एरिया पे जो आपका सरफेस है ना, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे ये सारे पहले प्योर मॉलिक्यूल थे, मतलब प्योर सॉल्वेंट था पहले ये। ओके, यस, अर्लियर इट वाज प्योर सॉल्वेंट, तो सारा सारा सरफेस एरिया प्योर सॉल्वेंट का है। तो मान लो प्योर सॉल्वेंट से
जनाब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 लोग ऊपर जा पा रहे थे, तो 4 लोग ऊपर जा रहे थे, 4 लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन था। फाइन। अभी क्या हो गया, अभी जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, उसके कुछ पार्टिकल सरफेस को पे भी तो आएंगे ना, राइट? तो सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के आगे, अब वो क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है तो भाई साहब वो तो वेपराइज नहीं होगा, है ना? तो जो अवेलेबल सरफेस एरिया था वो तो घट गया ना। तो पहले पूरे सरफेस एरिया से 4 जा रहे थे, अब थोड़ा कम हो जाएगा सरफेस एरिया, तो थोड़े कम होंगे ना, तो 4 से चलो 3 हो गया, मतलब घटेगा, नॉट एग्जैक्टली कि 3 हो जाएगा, बट डिक्रीज होगा। फाइन। तो बेटा नीचे आने के रेट पे कोई तो फर्क नहीं पड़ा ना, वो तो उतना रहेगा, ऊपर जाने का रेट घट गया, तो ऊपर 3 जा रहे हैं, नीचे 4 आ रहे हैं, तो कंडेंसेशन ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी तो ऊपर नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल थोड़े कम होंगे, तो वेपर प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो दैट इज द रीज़न। ठीक है, तो डिक्रीज द रेट ऑफ कंडेंसेशन, नहीं, कंडेंसेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, गैस, क्योंकि सरफेस एरिया थोड़ा सा सॉल्यूट पार्टिकल्स ने भी ऑक्यूपाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 33, द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. पॉइंट ये है 80%, अच्छा बाय 80% नहीं है, टू 80% है, तो मतलब 100 से इसको 80 पे लेके जाना है। ठीक है, लगाओ, तो बेटा पी नॉट ले लो 100, सोल्यूशन आ गया 80 डिवाइड बाय ओरिजिनल, या पी ऐसे ले लो यार इसको 80 N1 बाय N2। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज 40 है ना, तो वेट बाय 40 अपॉन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, अच्छा ऑक्टेन है 114, और ऑक्टेन का मोलर वेट कितना आ जाएगा, ऑक्टेन का 1 सेकेंड, आई थिंक 114 ही तो नहीं है कहीं पे, वैल्यू दी तो सही है, यस 114 ही है, तो ऑक्टेन का एग्जैक्टली आपको एक ही मोल दिया हुआ है, बस, तो हो गया सॉल्व। ठीक है, डन। तो वेट यहाँ से कितना आ जाएगा, 20/80 1/4, और ये W/40, तो 10 आ गया आपका। ठीक है, 10 ग्राम, डी ऑप्शन 33 का। चलो ये सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी। 34, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लोअर्ड बाय 5%, अच्छा बाय 5%, तो इसका मतलब है कि पहले अगर 100 था तो 5% घट के 95 पे आ गया है। ऑन डिजॉल्विंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन इट, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, अब कर लोगे उसको फिर से यार, 100 से 95 पे गया है, तो 100 - 95 डिवाइड बाय 95 इज इक्वल टू N1 बाय N2, तो वेपर प्रेशर ऑफ, तो ये N1 डिवाइड बाय N2, तो एक काम करते हैं, मोलैलिटी निकालनी है ना, यस, तो दैट इज द नंबर ऑफ मोल इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यस, तो पानी ना 1 किलो ले लेते हैं हम, तो 1 किलो पानी में 55.55 मोल होते हैं, तो यहाँ से जो n निकलेगा वो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएंगे, 1 किलोग्राम में जो नंबर ऑफ मोल है, और उसी को मोलैलिटी बोल देंगे, तो कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी चेक कितना आएगा ये आपका, 5 × 55.55 195, तो N1 आ रहा है आपका 2.92 सॉल्व करने पे, तो आंसर इसका डी आना चाहिए 34 का, यस आंसर इज डी। ठीक है, तो ये तो देखो बहुत ही सिंपल था, तो बाय डिफॉल्ट ही पानी मैंने उतना ही लिया, 1 किलो ही ले लिया, क्योंकि पानी का अमाउंट कितना ले रहा हूँ उससे तो फर्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर पे, वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप 1 किलो लो 2 किलो लो से क्या फर्क पड़ता है, पर 1 kg वाटर इज कन्वीनियंट, क्योंकि 1 kg वाटर में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है उसी को मोलैलिटी बोलते हैं, तो जो आपका N1 है वो डायरेक्टली मोलैलिटी के बराबर ही वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज should be dissolved in 0.5 किलोग्राम of water at 25 डिग्री सेल्सियस to reduce the vapor pressure water by 1, अच्छा 1% से घटाना। अब बात आ गई ना, डेल्टा पी कितना आ गया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट पी एस इज इक्वल टू N1 बाई N2, तो डेल्टा पी कितना है 1% से 1 डिवाइड बाय, तो पी एस कितना आ जाएगा 99, और हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, तो W डिवाइड बाय, ग्लूकोज का वेट कितना होता है 180, ठीक है, डिवाइड बाय इन 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर, अब 0.5 किलोग्राम में कितना है 55.55 का हाफ हो जाएगा, तो निकालो 55.55 27.775, इतने मोल उसके आ जाएंगे। ओके, बस सॉल्व करो तो W की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, तो 35 का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36,
एन आइडियल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग n मोल्स, ओके आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, n मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी जनाब। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज P एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P नॉट, तो P नॉट माइनस P डिवाइड बाय P इज इक्वल टू N1 दैट इज स्मॉल n अपॉन n। ये तो हमने डिराइव किया पीछे, इसको तो यूज कर रहे हैं तब से लगातार हम, तो ए ऑप्शन है ना, ये तो हमने डेरिवेशन ही कर रखी है पहले, हमने थ्योरी में कर रखी है, राइट। नेक्स्ट वन, एंड आई होप कि सबको पता है कि ये डेरिवेशन कैसे आया था, ये तो पता है ना सबको, क्योंकि ओरिजिनल जो आपका आर एल वी पी का एक्सप्रेशन था दैट वाज पी नॉट माइनस पी मतलब पी एस अपॉन पी नॉट, यार पी नॉट ऊपर आता है, ओके, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय एन प्लस एन, राइट। ये करते थे, स्मॉल एन आपका सॉल्यूट के लिए हो गया, कैपिटल एन आपका सॉल्वेंट के लिए हो गया। अब इसको क्या करना है, इसमें इसको उल्टा करके लिख लो, तो पी नॉट डिवाइड बाय पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन प्लस एन डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू एन बाय एन प्लस एन बाय एन इज इक्वल 1 प्लस एन बाय एन, और 1 को यहाँ पर माइनस कर लो, पीछे ले आओ, ठीक है। तो 1 सेकेंड, ओके, इस 1 को आप लेफ्ट में ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा, तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन बाय एन, तो यहाँ आ जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू कैपिटल एन बाय एन। बस उसको रीअरेंज किया तो आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट वाली आ गई, सिंपल। तो ये था, तो वो कोई जुगाड़ नहीं था, शॉर्टकट नहीं था, वो रीअरेंज करने पे आता है आपका। नेक्स्ट, ड्राई एयर वाज पास सक्सेसिवली, ओके, सक्सेसिवली थ्रू ये, ओके ओके ओके, तो दिस इज दैट, कौन सा मेथड था ये, उसका नाम भूल रहा है, ओसवाल्ड, हाँ ओसवाल्ड वॉकर, हाँ ओसवाल्ड वॉकर मेथड था ये, यस। ठीक है, तो ओसवाल्ड वॉकर मेथड जो थ्योरी में किया उसका क्वेश्चन है ये। तो ड्राई एयर वाज पास सक्सेसिवली थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एंड देन थ्रू प्योर वाटर, ठीक है। तो हमारे पास पहले एक ये गोला है, ठीक है, फिर एक और गोला ले लेते हैं हम, एंड हमने क्या किया, पहले ड्राई एयर यहां जा रही है, अब ये देखो एक्चुअल पाइप है ये, इट्स लाइक ऐसे ऐसे, और पहला वाला सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन, नेक्स्ट वन इज प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर, हाँ प्योर वाटर हो गया आपका ये, पहला वाला एक्व सॉल्यूशन है, दूसरा वाला प्योर वाटर है, सक्सेसिवली थ्रू एंड देन थ्रू प्योर वाटर द लॉस इन, ये आके बाहर आ गया, ओके। तो ये जो आपका ये ड्राई एयर है, बट ड्राई एयर में ना मॉइस्चर का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो एक्चुअली अब यहाँ पर, यहाँ जो प्रेशर है वो P1 है, और यहाँ जो प्रेशर है वो P नॉट है, इसको P1 की जगह इसको PS लिख लेते हैं, यू नो कि P नॉट इज ग्रेटर देन PS, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा, तो ड्राई एयर आएगी और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ड्राई एयर में जगह है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की, डेफिनेटली इट विल ट्राई टू बिकम सैचुरेटेड। तो ऐसा मान लीजिए ये ड्राई एयर यहाँ पे आई, और यहाँ पर ये जो मॉइस्चर था उसके साथ सैचुरेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अब जो आगे गई एयर, उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट है, अब ये आगे जा रही है अगले कंटेनर में, उसका वेपर प्रेशर और ज़्यादा है, तो ड्राई एयर बोलेगी अरे यार यहाँ तो और ज़्यादा है, मतलब आई कैन पिक मोर वेपर्स, क्योंकि अगर इस वाले के साथ सैचुरेट हो चुकी थी वो, यहाँ तो कम प्रेशर था, यहाँ ज़्यादा प्रेशर है, तो मतलब यहाँ पर ड्राई एयर बोलेगी यहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर, तो मतलब आई कैन स्टिल पिक अप सम मोर वेपर्स, ठीक है, और यहाँ से और ज़्यादा वेपर लेके वो आगे निकलेगी, ओके डन फाइन। नाउ द लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन वाज 2.5 ग्राम एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाज 0.04 ग्राम।
तो सॉल्यूशन से भी कुछ वेपर उठा के गई वो। ओके, अब ड्राई एयर यहां से कितना वेपर उठा के गई वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि ड्राई एयर में तो वेपर बिल्कुल भी नहीं थे और उसको मैक्सिमम उठाने तो उसने मैक्सिमम उठा लिया यहाँ से, तो यहाँ से वेपर उठाए, इसी की वजह से सॉल्यूशन का जो वेट है वो ड्रॉप हुआ। ठीक है, समझे? तो ड्राई एयर में तो जीरो था, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है पीएस, तो जीरो और पीएस में कितना डिफरेंस आता है बेटा? ऑब्वियसली बात है, पीएस माइनस जीरो इज पीएस। तो ये पीएस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वेपर एयर उठा लेगी। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस। ओके ओके जी, तो पीएस में सैचुरेट होके निकली वो आगे। ओके, तो अब ये समझ लो कि जो ड्राई एयर है उसके पास ऑलरेडी पीएस अमाउंट का वेपर है। ठीक है, वो आगे जा रही है, यहाँ पी नॉट बोल रही है और ज्यादा है यार, तो और कितना ज्यादा है? पीएस से थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो जो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस जो है, जो पी नॉट माइनस पीएस के बराबर डिफरेंस है, उतने वेपर वो और उठा लेगी। तो जो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वो प्रेशर डिफरेंस के ऊपर होगा, पी नॉट माइनस पीएस की वजह से होगा वो। बस, तो सिंपल है। तो लॉस इन मास कितना कितना आ रहा है, इनकी रेशियो ले लीजिए। तो मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस को आप क्या लिख सकते हैं? तो पी नॉट माइनस पी एस सॉल्वेंट का कितना आ रहा है 0.04 और सॉल्यूशन वाले में कितना आ रहा है 4 ग्राम, तो ये आप लिख सकते हैं, राइट? तो आई थिंक इसको सॉल्व किया जाए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो ये वैल्यू आ जाएगी ना। हाँ, अब इस वैल्यू को किसके इक्वेट करना है, क्योंकि ये जो आपका एक्सप्रेशन है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये किसके बराबर होता है? ये होता है n1 बाय n2 के। ठीक है, तो आपको एक्चुअली ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो n1 व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ तो 5 ग्राम सॉल्यूट था ना, हाँ तो n1 कितना आ जाएगा 5 बाय m, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज n1 की जगह आ जाएगा आपका, चलो मैं लिख ही लेता हूँ इसको, दिस इज 5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट और इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, बस डन। अब यहाँ से आपका m की वैल्यू निकल जाएगी, तो 37 का आंसर कितना दे रहे हैं? ए ऑप्शन। ठीक है, सॉल्व कर लो, ए आना चाहिए आपका। तो कुछ नहीं है, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड है ये, सिंपल है, लेक्चर में किया, हमने थ्योरी में किया, अच्छे से किया हुआ है। An ideal solution was obtained by mixing methanol and ethanol if the partial vapor pressure of methanol and ethanol are okay, तो यहाँ बोल रहा है कि partial vapor pressure of methanol, ओके, तो P of methanol is 2.8 kilopascal of P of ethanol is 4.2 kilopascal, the mole fraction of methanol in the vapor at equilibrium, अच्छा मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल की वेपर की मांगी हुई है और पार्शियल वेपर प्रेशर भी है, फाइन, तो ये तो सिंपल ही है। ठीक है, टोटल प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर हमारे को थोड़ी सी चाहिए होगी, राइट? तो पी टोटल कितना आता है आपके पास? पी टोटल इज इक्वल टू, या रुको, पी टोटल की जगह एक और काम करते हैं, पी टोटल इंटू वाई ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए, वो वाला फंडा। यस, तो पी टोटल हमारे को यहाँ से निकालना है, पी टोटल तो निकल जाएगा 2.8 प्लस 4.2, ठीक है, वो तो 7 निकल जाएगा, तो पी टोटल इज नथिंग बट 2.8 प्लस 4.2 किलो पास्कल, दैट इज 7 किलो पास्कल। तो वाई ऑफ मिथेनॉल is partial pressure of methanol, that is 2.8 divided by 7 और कितना आएगा 0.4, यस, तो 0.4 बी ऑप्शन आना चाहिए आंसर। लेट्स चेक 38 का आंसर, ओके बी ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 39, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग टू लिक्विड कंपोनेंट्स ए एंड बी द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज मिनिमम। ठीक है, डेल्टा जी अगर आपका मिनिमम पे जा चुका है, मतलब ओके, मतलब जितना स्टेबल होना था उसको वो स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, व्हेन द मोलर रेशियो ऑफ द लिक्विड्स इज,
ओके, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग टू लिक्विड कंपोनेंट्स ए एंड बी, गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम है व्हेन द मोलर रेशियो ऑफ द लिक्विड्स इज, अब ये आ जाएगा केमिकल पोटेंशियल वाला। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल वाला हमने आई थिंक थ्योरी में नहीं किया होगा, मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, उसको अगले लेक्चर में हम केमिकल पोटेंशियल को भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे, क्योंकि जब हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली में डिफाइन की जाती है केमिकल पोटेंशियल्स के थ्रू। ओके, किसी भी सिस्टम की रिएक्टिविटी एंड ऑल सब कुछ केमिकल पोटेंशियल के थ्रू एक्सप्लेन होता है कि उसका अपना रिएक्टिविटी क्या है, उसका केमिकल पोटेंशियल क्या है, तो टेंडेंसी टू रिएक्ट, तो वो केमिकल पोटेंशियल की टर्म्स में आप डेल्टा जी को भी डिफाइन करते हो, और केमिकल पोटेंशियल आपका म्यू में डिफाइन होता है। तो जब आपकी गिब्स एनर्जी मिनिमम तब होगी जब आपका इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब 1:1 रेशियो में आप दोनों को मिक्स करेंगे। तो इसकी अपने को चलो थ्योरी में एक लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, गिब्स एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो ये मेंस लेवल में तो ऐसे कोई नहीं पूछने वाला, दिस इज ओनली फॉर रेलेवेंट फॉर एडवांस, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल को मेंस लेवल में इंट्रोड्यूस करने का लॉजिक बनता नहीं है। ठीक है, चलो तो इसको हम नेक्स्ट एक अलग लेक्चर में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, अ सर्टेन सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी कंटेन्स 25 मोल % ऑफ ए, एक्स ए 0.25 हो गया, एक्स बी आपका 0.75 हो गया। ठीक है, वेयर एज द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन एट 298 केल्विन कंटेन 50 मोल %। आइडियल सॉल्यूशन है, अ सर्टेन सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी कंटेन इतना है, एंड वेयर एज द वेपर्स इन द, ध्यान से कर पढ़ लेते हैं इसको, लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सर्टेन सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी कंटेन्स इतना मोल % ऑफ ए, तो उस सॉल्यूशन में ये आ गया कि वेयर एज द वेपर्स इन द इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन एट 298 केल्विन कंटेन 50 मोल %। ओके, अच्छा वाई की बात कर रहा है यार ये, तो वाई ए इज 0.5, वाई बी 0.5, द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर ए एंड दैट ऑफ प्योर बी एट 298 केल्विन, तो आपको पी नॉट ए डिवाइड बाय पी नॉट बी क्या है ये पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं है, एक्स ए एक्स बी भी दिया आपको, वाई ए वाई बी भी आपको दिया ही हुआ है, तो इनको दोनों को यूज करके क्या करना है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बिना किसी टेंशन के। तो देखो 40 में पी टोटल को तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड इसका, फिर वो 1:1 के रेशियो में जा रहे हैं। दिस इज शॉर्टकट देख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, 1:3 में ये आ गया, और ये 1:1 में आ रहा है। ओके, रेशियो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए टू दैट ऑफ प्योर बी। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पी टी इंटू वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, एंड ठीक है, तो यहाँ से एक्स ए आ गया आपके पास, वाई ए लिखो यार। ठीक है, वाई ए आ जाएगा आपके पास पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी, तो वाई ए अपॉन वाई बी कितना आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। आई थिंक इस वाले एक्सप्रेशन से हो जाना चाहिए आराम से। ठीक है, तो वाई ए वाई बी कितना है, 1 है ये, तो दैट मीन्स पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, बस सॉल्व हो गया। तो एक्स ए बाय एक्स बी कितना है, अच्छा नहीं, पी नॉट ए बाय पी नॉट बी चाहिए ना हमें। ठीक है, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी कितना आ जाएगा, एक्स पी दैट इज 0.75 अपॉन 0.25, दैट इज 3:1, बी ऑप्शन। ओके, चलिए तो 40 क्वेश्चंस तक कवर हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट डीपीपी फिर हम बात स्टार्ट करेंगे। लेट मी जस्ट गेट बैक, यस आई एम स्टिल हियर। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, देख लेंगे नेक्स्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक क्या है।
40 का तो हम 41 से 65 तक कवर कर लेंगे, ताकि उसके बाद फिर हम 66 से 98 में कर लेंगे। ठीक है, 2 और पार्ट में डीपीपी 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपका प्रैक्टिस हो गया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ये अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और जो एडवांस लेवल का है नेक्स्ट डीपीपी जो है उसमें और मजा आने वाला है, काफी मजा आएगा। राइट, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने आप मतलब थ्योरी और फॉर्मूलाज जितनी प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के डेरिवेशन करके, उतनी जल्दी क्लिक करेगा। जैसे ये वाला लास्ट में था, ये मेरे को उतनी जल्दी क्लिक नहीं किया। आप लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी तो आपको जल्दी क्लिक करेगा, क्योंकि अगर पढ़ाना स्टार्ट कर देते तो हमारा फिर माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंग ट्यून नहीं होता, फिर वो थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्यून होता है कि अच्छा और क्या इसमें सोच सकते हैं और क्या पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर स्टूडेंट्स की ट्यूनिंग थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर ज़्यादा होती है। दे आर क्विकर इन रिलेटिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलाज और आइडेंटिफाइंग कि अच्छा यार ये वाला फॉर्मुला लग सकता है। ठीक है, तो योर स्पीड शुड बी बेटर देन दैट ऑफ माइंड। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड कीप शेयरिंग अबाउट द कैनवस क्लासेस एंड संकल्प बैच। राइट, बताते रहना सबको, भूलना नहीं है।